देश और प्रदेश के मशहूर डॉक्टर NH मिर्जा। उनका एक सपना था कि कोई भी मरीज इलाज से वंचित ना रहे, चाहे वो गरीब हो या फिर हो अमीर। आज उसी सपने को साकार कर रहे हैं मिर्जा हॉस्पिटल बसी किरतपुर में। यहाँ हर बीमारी का इलाज होता है। इसके लिए अनुभवी और जाने माने डॉक्टर्स की टीम दिन रात मरीजों की सेवा में तत्पर है। मिर्जा हॉस्पिटल सिर्फ एक अस्पताल नहीं, ये है भरोसे का नाम, जहां इंसानियत सबसे ऊपर है और इलाज सबके लिए है। तो अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो एक बार जरूर आइए मिर्जा हॉस्पिटल, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही है खुशहाल समाज की पहचान। मिर्जा हॉस्पिटल, स्वस्थ देश, खुशहाल भारत, यही है हमारा सपना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और अभी मैं फिलहाल मौजूद हूं मिर्जा हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहतशाम मिर्जा। डॉक्टर मिर्जा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आखिर पूरे मिर्जा हॉस्पिटल में क्या कुछ खास फैसिलिटीज़ आप यहां पर पेशेंट्स को देते हैं, क्या कुछ खास यहां पर है फिलहाल? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक तो डॉक्टर NH मिर्जा हैं, वो पिछले 50 इयर्स की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है उन्हें। वो जनरल फिजिशियन है और वो हर तरह की बीमारी का ट्रीटमेंट करने में सक्षम है और जो भी सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज़ वगैरह, उनकी भी काउंसलिंग बखूबी कर सकते हैं। बाकी हमारे पास डॉक्टर तोहा नईम मिर्ज़ा हैं, वो MBBS है और फेलोशिप इन ऑब्स-गायनी है। वो फीमेल पेशेंट्स की कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी बीमारियां हैं, उनको ट्रीट करती हैं। बाकी नॉर्मल डिलीवरीज वगैरह भी वो ले रही हैं। एक्सपर्ट इन डायबिटीज़ भी हैं, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी मैनेजमेंट। बाकी मैं डॉक्टर मोहतशम मिर्ज़ा, मैं सोनोलॉजिस्ट हूँ, सोनोग्राफी करता हूँ, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब मतलब मैं ही देखता हूँ। बाकी हमारे पास एक्सरे की फैसिलिटीज़ हैं, डिजिटल एक्सरे हम करते हैं, हर तरह के एक्सरे PNS तक हम करते हैं। उसके बाद ECG, बेसिक ECG जो जांच होती है वो भी हमारे यहाँ 24/7 इमरजेंसी भी हम ले रहे हैं। उसके बाद हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट अलीम अहमद। वो बिना मेडिसिन्स के काफ़ी हद तक अच्छी मतलब उनका रिज़ल्ट भी है, बिना मेडिसिन्स के वो हर तरह के दर्द वगैरह जो भी हैं फिजियोथेरेपी मशीन्स के द्वारा और बाकी एक्सरसाइजेस के द्वारा वो ट्रीट कर रहे हैं। हमारे पास एक डाइटिशियन भी हैं, वो भी आफरीन नाज, वो भी उनका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट जा रहा है अभी तक। प्लस हम विजिटिंग डॉक्टर्स को भी यहाँ पर बुला रहे हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को। अब तक हमारे पास एक तो पेन मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर अरिहंत जैन और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर पल्लवी जैन, ऑब्स गायनी MS गायनी डॉक्टर भूमिका सिंह और बाकी पीडियाट्रिक्स ऑर्थो और बाकी और फैसिलिटीज़ GI, इन सब के डॉक्टर से हमारी बात हो रही है, वो भी आना शुरू कर देंगे। तो डॉक्टर मिर्ज़ा, ऐसे आप पेशेंट्स को क्या अलग से ऐसी क्या मतलब प्रायोरिटी पे रखते हैं कि पेशेंट्स यहाँ पर आएँ और यहाँ पे मतलब आना चाहें आपके हॉस्पिटल में, ऐसे क्या अलग से आप उन्हें सुविधाएँ देना चाहेंगे? हमारे पास अभी बेसिक लेवल पे सारी सुविधाएं जो पेशेंट को चाहिए, जो मरीज़ को चाहिए, वो सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। सारी जांचों का हमारे पास वो अवेलेबल है। हमारा पैथोलॉजी का जनरल डायग्नोस्टिक्स से टाई अप है। वो हर तरह की जांच, ब्लड, यूरिन, स्टूल
और सीमेन वगैरह हर तरह की जांच वो करके हमें दे देते हैं। प्लस में उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है और जो भी फैसिलिटीज़ मरीज़ को, पेशेंट को चाहिए वो सब हम प्रोवाइड करते हैं और एक नॉमिनल हमारा रेट है। हमारे रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई या वैसे नहीं है, बहुत कम रेट में हम बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं यहाँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम मुद्दे पर। जी हाँ, एक ब्रेस्ट फीडिंग जिसे आप स्तनपान के नाम से भी जानते होंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये एक पोषण प्रक्रिया नहीं है। एक बच्चे और नवजात बच्चे और एक माँ के बीच में ये पोषण प्रक्रिया नहीं बल्कि बहुत ही अहम प्रक्रिया है, जिसे कहीं ना कहीं आजकल हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर कोई भी अवेयरनेस हम नहीं देख रहे हैं। ऐसी स्वास्थ्य विभाग में ऐसी बहुत सी कई परेशानियां हैं, बहुत सी ऐसी कई हेल्थ इशू हैं जिन पर हम खुलकर बात करते हैं, पर ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान जिसे कहते हैं, इस पर शायद ही कोई अवेयरनेस, कोई भी ऐसे कैंपिंग होती हो या फिर कोई भी खुलकर बात शायद नहीं करना चाहता है। तो आज हम ही इनको लेके कई ऐसे मिथ भी मौजूद है कि शायद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज इन्हीं मिथ का खंडन करेंगे डॉक्टर तोहा नईम मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक महिला को क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत स्वागत है डॉक्टर मिर्जा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर ब्रेस्ट फीडिंग होती क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो फीड जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू प्रोवाइड करती है, उसे हम ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। वो आपका डायरेक्टली ब्रेस्ट के थ्रू भी हो सकता है और विद द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट पंप के मतलब ब्रेस्ट पंप के जरिए भी हम करवा सकते हैं, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग कहलाती है। ठीक, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिर हमें ब्रेस्ट फीडिंग कब करनी चाहिए, मतलब शुरू कब कर देनी चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग हमें बेसिकली जो डिलीवरी के बाद फर्स्ट आवर होता है उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, उसमें या फिर हाफ एन आवर में तो आपको स्टार्ट कर ही देनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, वो जो 1 आवर होता है उसमें बच्चे को हम वो कोलेस्ट्रम प्रोवाइड कर सकते हैं जो मदर की ब्रेस्ट से हमें मिलता है, फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम। वो फुल ऑफ डेंस एंटीबॉडीज़ होता है और वो बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, ये तो मैंने शुरुआत की बात कर दी कि शुरू कब करना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक ये भी मत है कि आखिर ब्रेस्ट फीडिंग कब बंद कर देनी चाहिए, या फिर कोई एक ऐसा टाइम पीरियड होता होगा कि अब आप नहीं कर सकते हैं, अब बच्चे को शायद दूसरा मिल्क पाउडर या कुछ भी ऐसा पिला सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड जो मैं कहूँगी अकॉर्डिंग टू WHO और स्टडीज़ के उससे कि ब्रेस्ट फीड हमें एक्सक्लूसिव मतलब आपको उसमें ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं देना है, वो आपको अप टू 6 मंथ्स करवानी है, और बाकी कब आप छोड़ सकते हैं, एटलीस्ट 2 ईयर्स तक तो आपको कंटिन्यू रखनी है। उसके बाद आप मतलब नॉट एक्सक्लूसिव 6 मंथ्स तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड आपको कराना है, उसके बाद आप वीन ऑफ करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ आपको ब्रेस्ट फीड कराते रहना है टिल 2 ईयर्स ऑफ एज। ओके, देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा भी है, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जैसे WHO या फिर कोई भी ऐसी संस्था है जहाँ पर इसके बारे में कुछ खास बातें बताई गई हो ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर कुछ? बिल्कुल, ब्रेस्ट फीडिंग से जो WHO ने रिकमेंडेशंस हमें दी हैं, उसमें एक तो हमारा इनिशिएशन बहुत जल्दी इसे इनिशिएट अर्ली करना चाहिए, जो कि हमें विदिन 6 मतलब विदिन आपको जो मैंने आपको बताया जो गोल्डन आवर है उसमें आपको इनिशिएशन करा देनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग की। दूसरा आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड अप टू 6 मंथ्स तक करानी चाहिए, और तीसरा पॉइंट ये है अप टू 2 ईयर्स तक ये कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि स्टडीज़ ही हमें बताती हैं कि ब्रेस्ट फीड जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें कितनी डेंस अमाउंट में हमारे बेबी को एंटीबॉडीज़ जाती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फार्मूला फीड प्रोवाइड नहीं कर सकता, और स्पेशली वो अटैचमेंट जो मदर और बेबी के बीच होता है। ओके, देखिए, कहीं ना कहीं आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कई ऐसी महिलाएं हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं और भी कई प्रक्रियाएं वो करना चाहती हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारी फिजिकल शेप खराब हो जाएगी या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कुछ भी मतलब और चीज़ों को लेकर कर सकती है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? इट इज़ मैं अपनी तरफ से बोलूँगी इट इज़ अ मिथ। कोई सुंदरता कोई इस चीज़ से आपका, बल्कि ब्रेस्ट फीड से बॉन्ड बेबी के साथ बहुत ज़्यादा डेवलप होता है जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, और सबसे ज़्यादा उस बॉन्ड और उस दौरान जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हो, जो बच्चे को आपको ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड कर रहे होते हो, उससे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, उसके IQ लेवल्स हाई होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे, मुझे लगता है मदर्स को अपने बेबीज़ को ही प्रायोरिटाइज करती हैं और करना चाहिए, तो उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग मुझे लगता है पहला ऑप्शन होना चाहिए। और वैसे
वैसे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड आपकी बहुत सारी चीज़ों को, आपके बहुत सारे रिस्क जो ओवेरियन कैंसर होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, आपका इन्वोल्यूशन जल्दी होता है, तो वो सारा आपको ब्रेस्ट फीड के, जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हो ना, वो उन हार्मोन साइकिल्स, उन रिफ्लेक्सेस की वजह से ही होता है वो सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है वो मिथ है कि सुंदरता वगैरह कम होती है कुछ, बल्कि मुझे लगता है आपका ग्लो है। देखिए, जिस तरह से आपने हमें इसके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब इसके क्या अच्छे लाभ हैं वो हमें बताए हैं, मैं जानना चाहती हूँ कुछ भी ऐसे 2 या 3 ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जो आप हमें बताना चाहती हो कि इसके अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कोई महिला नहीं कराएगी तो शायद उसको ये परेशानियां हो सकती हैं आने वाले समय में। ब्रेस्ट फीड अगर महिला नहीं करवाएगी तो उसको चांसेस हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स, ओवेरियन कैंसर्स, चांसेस हो सकते हैं उसे आगे जाके। और मुझे लगता है जो रिफ्लेक्सेस, मतलब उसको ब्रेस्ट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप जो नेचुरल प्रोसेस है उसके टूवर्ड्स नहीं जाके अगेंस्ट जा रहे हो, तो उसकी वजह से वो डिफिकल्टी बाद में झेलती है। देखिए, एक आखिरी सवाल जो शायद कहीं ना कहीं सब जानना चाहते होंगे, क्या ये मिथ है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? सब देखिए, जो एक पाउडर मिल्क आते हैं आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग कंपनीज के आते हैं, तो क्या वो जो पाउडर मिल्क होता है और जो एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उन दोनों में कोई समानता है? उसमें कोई समानता नहीं है। जो ब्रेस्ट फीड है, जो ब्रेस्ट मिल्क है, वो बहुत अलग है फार्मूला फीड से, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में जो डेंस एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट हमें मिलते हैं, वो हमें फार्मूला फीड में नहीं मिलते। दूसरा, ब्रेस्ट मिल्क में बहुत हाई अमाउंट में लेप्टिन होता है, जो कि बच्चे को, इसीलिए कभी कभार हम ये बोलते हैं ओ वो बच्चा ब्रेस्ट मिल्क फार्मूला फीड पे है तो इसलिए वो हमें ओबीज दिखता है, क्योंकि आपको ब्रेस्ट मिल्क में लेप्टिन मिलता है जो की फैक्टर है, वो हमारी एपेटाइट को कंट्रोल करता है, इसलिए बच्चे में फैट स्टोरेज उतना नहीं होता है। पहला ये हो गया। दूसरा, जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए जो ब्रेस्ट फीड वाले बच्चे हैं उनको डायरिया या कोलाइटिस जैसे इश्यूज कम होते हैं। और इसमें लैक्टोबैसिलस भी होता है जो फार्मूला फीड में नहीं होता है, उसकी वजह से जो हमारे इंटेस्टाइनल का गुड बैक्टीरिया या जो गुड फ्लोरा है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। उसकी वजह से बच्चे जो वो इश्यूज हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या जो मेनली इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, वो कम डील करते हैं एज कम्पेयर टू फार्मूला फीड। देखिए, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो अभी न्यूबॉर्न बेबी को उन्होंने अभी जन्म दिया है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो फीड नहीं करा पा रही हैं, कोई ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम होगी हो कोई, और वो बच्चे को कोई पाउडर वाला दूध पिला रही है, तो उसमें वो उस वक्त क्या वो कर सकते हैं? तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि वो पाउडर वाला फीड ना देके अपनी फैमिली और अपने हस्बैंड का सपोर्ट लेते हुए ब्रेस्ट पंप यूज़ करें। एटलीस्ट वो फार्मूला फीड से बेहतर है ब्रेस्ट मिल्क, चाहे आप उसको पंप के थ्रू फिर बॉटल से फीड करा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया तो हमें आपका। देखिए, अभी हमें जाना कि आखिर ब्रेस्ट फीडिंग क्या है और इसमें हमें किस तरह से क्या भ्रांतियां भी मौजूद हैं, इसमें किस तरह से हमें आगे इसमें कार्य करना चाहिए। एक नवजात बच्चे को एक माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है, वो एक पोषण प्रक्रिया नहीं बल्कि बहुत ही अहम प्रक्रिया है। मेरे साथ अभी मौजूद है डॉक्टर NH मिर्ज़ा। डॉक्टर मिर्ज़ा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि मैं सबसे पहले आपकी उपलब्धियाँ जानना चाहती हूँ, इस हॉस्पिटल को लेकर आपकी क्या उपलब्धियाँ रही हैं? यादों के झरोके से बता रहा हूँ, मैं नज़ाकत हुसैन मिर्ज़ा, ज़िला बिजनौर, मोहल्ला चाशीरी का रहने वाला, वहीं पैदा हुआ, पला बढ़ा, मैं वहीं से डॉक्टरी में सेलेक्ट हुआ MBBS के लिए सन 68 में। मैंने BSc वर्धमान कॉलेज बिजनौर से सन 68 में किया। और एक ख़ास बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मेरी माँ ने भी मेरे साथ ही पढ़ा, और जब मैं BSc फाइनल में था तो मेरी माँ B.Ed कर रही थी उसी कॉलेज से, वर्धमान कॉलेज बिजनौर से। सन 68 में मेरा दाखिला पहली भी चॉइस पे SN मेडिकल कॉलेज आगरा में हो गया। उसके बाद मैंने आगरा में पढ़ा। आगरा में पढ़ने के बाद में फिर मैं दून अस्पताल में मैंने काम किया। दून अस्पताल में काम करने के बाद मैं CFC वृंदावन में मैंने काम किया। मैंने मैथोडिस्ट मिशन हॉस्पिटल में काम किया। उन अस्पतालों में मैंने बहुत मेहनत की, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से 24 घंटे काम किया। और मेरी उन्होंने बहुत कायदे से मुझे एक बच्चे की तरीके से उन्होंने जो मेरे पाला मुझे सिखाया। इसके बाद मैंने CFC वृंदावन में खास दून अस्पताल में मेरा जो ताल्लुक़ रहा, स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन का जो अंतिम चरण चल रहे थे, उसमें मैंने दून अस्पताल में काफ़ी एक्टिव रोल अदा किया। इसके बाद CFC वृंदावन और मेथोडिस्ट में मैंने पब्लिक हेल्थ के बारे में काफ़ी काम किया। वहाँ सर्जरीज के मैंने असिस्ट किया, नॉर्मल डिलीवरीज कराई, एबनॉर्मल डिलीवरीज कराई,
और जितने भी काम हमारे अस्पताल में होते थे मैंने सब काम लगातार 24 घंटे ड्यूटी, बच्चा था, नौजवान था, कुंवारा था, तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मैंने ड्यूटी की फिक्र न कर, हर 8 घंटा न करके 24 घंटे में ऑन ड्यूटी था। मैंने अपना कोई बड़ा बंगला भी नहीं लिया, मैं एक कमरे में रहा, उस कमरे में मैंने सारे काम किए। और 80 में मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ रोटरी क्लब की स्थापना की कोशिश की और अल्टीमेटली 1981 में मैंने रोटरी क्लब किरतपुर को बनाने में बड़ा योगदान दिया और मैंने बना दिया रोटरी क्लब किरतपुर। इसके बाद मैंने रोटरी क्लब 81 में मैंने पोलियो एरेडिकेशन में काम शुरू किया। तभी 81 में ही पोलियो ड्रॉप हिंदुस्तान में पहली मरतबा आई थी। हम दिल्ली जाया करते थे ड्रॉप लेने के लिए, तब से मैं उसमें काम कर रहा हूँ। इसके बाद में मैंने 81 के बाद में फिर मैंने 82, 83, 84 में मैंने नर्सिंग होम यहाँ बनाने की सोची। यहाँ किरतपुर में यहाँ जोड़ा था, यहाँ तालाब था, यहाँ बसेली खड़ी थी, बिल्कुल जंगल बेबान था। इसमें मैंने एक जगह लेके यहाँ मैंने एक अस्पताल डेवलप करने की कोशिश की और मैंने एक यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का गठन किया, जो इससे पहले कभी नहीं था। किरतपुर के बारे में लोग बिजनौर के मेरे साथ ही ये कहते थे कि किरतपुर में कुछ नहीं हो सकता, लोग मिलकर नहीं बैठ सकते। तो मैंने उन सब डॉक्टर्स को यहाँ मिलकर बैठना सिखाया। 13 के बाद 2013 में मैंने यहाँ जो एक्सरे प्लांट लगाया था, अब मैंने उस एक्सरे प्लांट को डिजिटल प्लांट में डेवलप कर दिया। अब मेरे पास डिजिटल एक्सरे है। और उसके बाद 2014 में ही मैंने 13-14 में एक अल्ट्रासाउंड जो मेरे पास था पहले, जो 2000 में डेवलप किया था, उसको मैंने एडवांस किया और 3D, 4D, हाई रेजोल्यूशन सोनोग्राफी सब मैंने डेवलप की। आप यूँ कहिए अतिशयोक्ति न होगी कि मैंने एक हाई एंड मशीन उस ज़माने में किरतपुर ही नहीं बल्कि ज़िले बिजनौर में इतनी बड़ी मशीन 4 प्रोब के साथ जिसमें 4D भी हो नहीं थी और मैंने यहाँ डेवलप की। और जब मेरी उम्र 63 साल हो गई तो मैं यहाँ से सारी जिम्मेदारी सौंप के अपने बेटे मोहसिन हुसैन मिर्ज़ा को चला गया। और ख़ास तौर से अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो स्वस्थ जीवन शैली के लिए एक बार काम कर रहा हूँ, लोगों के कि लोग किस तरीके से सुखी रहें। ज़िंदगी में सुख मिलना बहुत मुश्किल काम लगता है, तो मेरा यही मकसद है अपने प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एनएच मिर्जा। देखिए आपने डॉक्टर एनएच मिर्जा की पूरी कहानी सुनी, आखिर उन्होंने कितने गर्व की बात है कि उन्होंने अपने काम को इस तरह से कमाया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने सारे उनके यहाँ पर उनका काम दिख रहा है कि उन्होंने क्या कुछ कमाया है। उन्होंने देश से लेकर विदेश तक जो जाकर अपने काम से कमाया है वो यहाँ पर दिख रहा है। फिलहाल देखिए डॉक्टर एनएच मिर्जा से पूरी बात करने के बाद ये तो समझ में आ गया है कि वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने शायद अपने पूरे जीवन में पैसों को तवज्जो न देकर अपने कार्य को तवज्जो दी है। ये फिलहाल मेरे साथ इस खास बातचीत में इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत।